दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं सैमसंग की इन्वर्टर मॉडल एसी के आउटडोर को रीलोकेट करने के लिए। रीलोकेट का मतलब ये हो गया कि अभी ये आउटडोर हमारा नीचे लगा हुआ है और यहाँ पर कमरा बन गया है और अब हमें इसे ऊपर लेकर के जाना है। तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी एसी को अनइंस्टॉल करना है, यहाँ चूँकि अनइंस्टॉल का प्रोसेस है, तो अनइंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें आउटडोर में गैस को रीस्टोर करना होगा और इस विषय पर हमने कई सारी वीडियोस आपको बनाई हुई है। और अगर आपको पता करना है कि हमें किसी भी आउटडोर में गैस कैसे रीस्टोर करनी है, तो आप जा कर के पीछे देख सकते हैं, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। और यहाँ पर हमने अभी रिस्टोरेशन का प्रोसेस चालू कर दिया है और हमारी गैस धीरे धीरे आउटडोर में रीस्टोर होना शुरू हो गई है। और जब ये आउटडोर में हमारी रिस्टोर हो जाएगी तो उसके बाद हम सबसे पहले एसी को फुल करंट उसका बंद कर देंगे। बंद कर दो मेन स्विच से। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने गैस रिस्टोर कर दी है और जब हमारा गैस रिस्टोर हो चुका है तो इस एसी को हमें सर्विस भी करनी है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अब इंडोर के पास और इंडोर की फुल सर्विस करेंगे और उसके बाद फिर हम आउटडोर को यहाँ से डिसमेंटल करेंगे और छत पे ले जाकर के इसको भी अच्छी तरीके से इसकी भी सर्विस हम करेंगे। तो आप बने रहिएगा। अब हम चलते हैं इंडोर के पास और करते हैं इंडोर की सर्विसिंग। तो दोस्तों हम आ गए इंडोर के पास। अब हम इंडोर की बॉडी को पूरा डिसमेंटल कर लें और डिसमेंटल करने के बाद हम इसकी सर्विसिंग का प्रोसेस शुरू कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडोर कॉयल हमारा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है और ब्लोअर भी इसके गंदे हैं। तो अब हम इसको सर्विस अच्छी तरीके से सर्विस करेंगे। और ये जो पीछे का कॉयल आप देख रहे हैं ये भी हमारा बहुत ज़्यादा गंदा है। तो हमने इसका जैकेट लगा लिया है और जैकेट लगाने के बाद अब हम चलेंगे इसकी बॉडी और जो अदर पार्ट्स हैं उसकी भी सर्विसिंग कर दें। और यहाँ पर जो हमारे सहयोगी हैं ये फ़िल्टर साफ़ कर रहे हैं। आप लोगों से ये कहना है, आप फिल्टर की कंडीशन देख सकते हैं, आप लोगों से ये बताना है कि आप एसी की सर्विसिंग भले ही 2 से 3 महीने 4 महीने में एक बार करवाएं, लेकिन फ़िल्टर की आप सेल्फ सर्विसिंग 15 से 20 दिन में ज़रूर करें। क्योंकि अगर आपका फ़िल्टर गंदा रहेगा तो उसकी वजह से आपकी कूलिंग प्रभावित होगी और बिल भी बढ़ेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप हर 15 से 20 दिन पे फ़िल्टर निकाल करके इस तरह से अच्छी तरीके से सर्विस कर दें। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि इसके कलर पहले काले थे और अब ये पारदर्शी हो चुके हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप फिल्टर की सर्विसिंग ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर अब हमारी बॉडी की सर्विसिंग हो रही है। अब हम चलते हैं इंडोर के पास और इंडोर की भी सर्विसिंग हम कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मैं कुछ दिन अर्बन कंपनी में भी काम किया हूँ। तो अर्बन कंपनी की एक चीज़ बहुत अच्छी थी, उसकी जो क्लीनिंग फोम है वो एसी के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने उसी क्लीनिंग फोम से इस पर स्प्रे कर दिया था और हमने लगभग 10 से 15 मिनट इसको छोड़ दिया था। वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है और अब हम इसकी सर्विसिंग कर रहे हैं। आप लोगों से ये बताना है कि अगर आप नए टेक्नीशियन हैं, पुराने जो हमारे भाई हैं उनको तो पता होगा, लेकिन नए टेक्नीशियन हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इस तरह से सर्विस करें तो सर्विस करने से पहले ब्लोअर का तार जो पीसीबी में लगा हुआ है उसको ज़रूर निकाल लें। अगर आप वो नहीं निकालते हैं तो जब आप ब्लोअर पे पानी मारेंगे तो वो बहुत तेज़ी से रोटेट होगा और उसकी वजह से बिजली उत्पन्न होगी और वो बिजली हमारी पीसीबी में जाएगी और उसकी वजह से पीसीबी हमारी ख़राब हो सकती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सर्विस करें तो ब्लोअर का वायर पीसीबी से ज़रूर निकाल दें। अब एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सर्विस कर रहे हो तो पीछे के कॉइल की सर्विसिंग ज़रूर करें। कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पास 360 रोटेट गन नहीं है, जिसकी वजह से वो पीछे की सर्विस नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो गन ले ले और जहाँ पे नहीं जाने लायक है वो बात अलग हो जाती है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे अब हमने सर्विस कर दी है और सर्विस करने के बाद इसके ब्लोअर की कंडीशन और कॉइल की कंडीशन पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो अब हम इसको पूरा असेंबल कर ले और अब हम चलेंगे आउटडोर के पास और आउटडोर की भी हम प्रॉपर तरीके से सर्विस करेंगे। दोस्तों चूंकि आउटडोर हमारा बाहर निकल चुका है तो हमें खोल करके सर्विस करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी आगे की फ्रंट बॉडी पूरी खोल लेंगे और उसके बाद हम अच्छी तरीके से इसकी सर्विसिंग करेंगे। उसके पहले हम आपको कुछ चीज़ें आपको दिखा दें। यहाँ पर आप इसके कंडेंसर की
क्वालिटी देख पा रहे होंगे कि इसकी जो कंडेंसर है वो पीछे से काफ़ी ख़राब हो चुकी है। कैमरे में पूरी तरह से नहीं दिख पा रही है, लेकिन इसका कंडेंसर काफ़ी ख़राब हो चुका है। अब ये किन कारणों से हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये कंडेंसर इनका अब उतनी अच्छी कूलिंग ये नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप अगर सर्विस कर रहे हो तो कोशिश करें कि सबसे पहले जो आप कंडेंसर पे पानी मारें वो आउटडोर के आगे की तरफ से, क्योंकि हमारी जो गंदगी होती है वो पीछे की तरफ चिपकी होती है। अगर हम आगे की तरफ से पानी मारेंगे तो हमारी गंदगी अच्छी तरीके से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद फिर हम पीछे से भी पानी मार करके उसको साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सहयोगी इसकी बॉडी को भी अच्छी तरीके से साफ कर रहे हैं। और यहाँ पर ये इन्वर्टर मॉडल एसी है, तो आप लोगों को ये बता दें कि जब भी आप इन्वर्टर मॉडल की एसी की सर्विसिंग करें तो जो आउटडोर में पीसीबी लगा होता है उसको ज़रूर ध्यान दें, उसके ऊपर पानी न जाए, नहीं तो पीसीबी हमारी ख़राब हो जाएगी और काम बढ़ सकता है। तो यहाँ पर हमने आउटडोर की सर्विस कंप्लीट कर दी और पाइपिंग हमने कर दी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पाइप ऊपर से थोड़ा सा टेढ़ा गया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हमने जब कस्टमर से कहा कि सीधा ले जाएं, लेकिन कस्टमर ने 2-3 फीट पाइप बचाने के चक्कर में उन्होंने कहा कि जितना कम से कम पाइप लगे आप उतना कम लगाइए, भले ही टेढ़ा जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने भी कस्टमर की बातों को ध्यान दिया और हमने उसी तरह से जो है पाइपिंग की। अब उसके बाद हम कंप्रेसर से, जो हमारे पास सर्विस कंप्रेसर है, उससे हमने इसमें 350 PSI के आसपास प्रेशर डाल दिया है। और प्रेशर डालने के बाद अब हम इसमें जहाँ जहाँ हमने इसमें जोड़ किए हुए हैं और फ्लेयर के पास हम इसकी लीकेज टेस्ट करेंगे कि हमारी किसी प्रकार की कोई लीकेज तो नहीं है। इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस तरह से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो लीक टेस्ट ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमारे फ्लेयर के पास किसी भी प्रकार की कोई लीकेज हमें देखने को नहीं मिली है। अब हम चलेंगे जहाँ पर हमने ब्रेजिंग किया हुआ था, वहाँ भी लीक टेस्ट देखेंगे कि वहाँ पे लीकेज है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हमारी जो ब्रेजिंग है वो काफ़ी परफेक्ट हुई है और लीकेज हमें यहाँ पर भी देखने को नहीं मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जो एयर है वो जो हमने डाला हुआ था उस एयर को अब हम बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद हम वैक्यूम मशीन से, आप लोगों से मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जिस वीडियो में मैं इंस्टॉलेशन का काम करता हूँ, कि कभी भी आप विदाउट वैक्यूम किए हुए गैस को नहीं खोलें, नहीं तो उससे कूलिंग प्रभावित हो सकती है। और अगर आप वैक्यूम कर रहे हैं तो वो वैक्यूम भी जो है वैक्यूम पंप से करें, न कि कंप्रेसर से। हमारे कुछ टेक्नीशियन भाई हैं जो कि कंप्रेसर से वैक्यूम करते हैं, उससे होता क्या है कि प्रॉपर तरीके से मशीन वैक्यूम नहीं हो पाती है और कुछ न कुछ नमी हमारी पाइप में बची ही रह जाएगी। क्योंकि जो कंप्रेसर है वो हमारा रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए बना हुआ है, न कि शक करने के लिए। तो हम यहाँ पर वैक्यूम कर रहे हैं और ये लगभग 15 से 20 मिनट हम वैक्यूम प्रॉपर तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इंडोर यूनिट और पाइप यूनिट की ही वैक्यूम करनी है। आउटडोर में हमारा गैस पड़ा हुआ है तो हम आउटडोर की वैक्यूम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम 15 से 20 मिनट ही करेंगे। अगर हमें पूरी मशीन की वैक्यूम करनी होती तो लगभग 30 मिनट के आसपास हम वैक्यूम करते। कुछ भाई हैं जो कि ये देखते हैं कि सुई हमारी -29 या -30 के आसपास आ गई तो हमारा वैक्यूम कंप्लीट हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसके विषय में हम एक विस्तार से वीडियो बना रहे हैं कि वैक्यूम क्यों करना चाहिए, वैक्यूम कितनी देर करना चाहिए। इन सारी बातों को हम अगली वीडियोज़ में आप से शेयर जरूर करेंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन सब विषयों पर तो जल्द से जल्द जाकर के हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी ही होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग संबंधित वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा वैक्यूम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमारा वैक्यूम कंप्लीट हो तो हम जो हमारा कंपाउंड गेज या मैनिफोल्ड गेज है उसको हम बंद करेंगे। उसके बाद हम वैक्यूम मशीन बंद करेंगे। अगर हम पहले वैक्यूम मशीन बंद कर देंगे तो हमारा वैक्यूम खराब हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर हमने वही किया।
अब ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद हम चलेंगे डिस्चार्ज लाइन या लिक्विड लाइन, उसके वाल्व को हम सबसे पहले खोलेंगे और पूरा खोलने के बाद हम सक्शन लाइन के वाल्व को खोलेंगे। दोस्तों, आप लोगों से यहां पर एक प्रश्न है कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमने जो है इसके दोनों वाल्व को खोल लिया है और इसके डेड नट्स को लगा दिए हैं। इस मशीन का जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो हमारा 220-240 पीएसआई के आसपास बता रहा है और जो हमारा रनिंग प्रेशर है वो 100 से 120 पीएसआई के आसपास बता रहा है। तो आप लोग बताइए कि इस मशीन में कौन सा रेफ्रिजरेंट है। और दोस्तों, आप लोगों से एक सुरक्षा के विषय में भी बात बताना चाहता हूं कि जब भी कभी भी आप एसी इंस्टॉल करें या एसी में गैस चार्ज करें और उसके बाद जब आप पहली बार एसी को ऑन करें तो ऑन करने से पहले एक सुरक्षित दूरी पर जरूर चले जाएं। सुरक्षित दूरी का मतलब कम से कम 2 से 5 मीटर की दूरी पर हो जाएं, क्योंकि अगर कोई हादसा होना भी होगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो या गैस चार्जिंग के बाद एसी ऑन करने से पहले आप एक सुरक्षित दूरी पर जरूर चले जाएं और जब हमारी एसी चल जाए उसके 5 से 10 मिनट बाद आप जाकर के और सारी चेकिंग कर लें, जिससे कि किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हमने वही किया। अब हमारी मशीन चालू हो गई है और ये आप देख भी पा रहे होंगे इस समय 100 से 110 पीएसआई के आसपास प्रेशर इसका बता रहा है। और जब हमने इसके सक्शन लाइन को भी टच किया तो रिटर्निंग भी हमारी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो अब हम चलेंगे इंडोर के पास और चेक करेंगे कि इंडोर पे हमारी कूलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं इंडोर के पास और यहाँ पर भी कूलिंग हमें प्रॉपर मिल रही है। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। जय हिंद।